कितने हो गए हमारे? 7 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए। अगला डालो संकुल यौगिकों का बनना। हाँ, डी ब्लॉक के यानी हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़े ना, इसमें डालो संकुल यौगिकों का बनना। हाँ, 8वां पॉइंट डालो संकुल यौगिकों का बनना। संकुल यौगिकों का, हाँ जोन से भी होगा बाबू, मेरे पॉइंट याद ना, लेकिन डालो संकुल यौगिकों का, संकुल यौगिकों का बनना। पहले इसमें लिख लो मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगा क्या रहा है संकुल यौगिक। लिखो रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे FeCN6 -4 CuNH3 प्लस 2। लिखो जल्दी सभी ये हमारी 8वें नंबर के 8वें जो भी 7वें नंबर की हेडिंग है संकुल यौगिकों का बनना। देखो डी ब्लॉक के तत्वों का एक गुण है, जैसे रंगीन आयन बनाना है। अगला क्या है? ये संकुल आयन बनाना है। संकुल आयन क्यों बनाया? क्योंकि रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण हमें पता कि जब हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें हमारे डी जो हमारे वो रहा है ना, डी कक्षक रहा है, वो सभी जगह पूरा नहीं होता, अध भरा यानी थोड़ा सा भरा हुआ भी तो रहा है। जैसे पहले तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर कितना आएगा? 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन की भी आवश्यकता है ना है। तो डी ब्लॉक का कक्षक रिक्त नहीं रहता जी। अब तो देखो क्या लिखा? रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण। रिक्त डी कक्षक का मतलब देखो, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जैसे हमने लिखा होगा D3D1, फिर कितना लिखा? 3D2, 3D4, 3D6, ऐसा करके हमने लिखे। तो बताओ यू भी कक्षक रिक्त है, यू भी रिक्त है ना है। रिक्त का मतलब ये भी खाली है ना है। तो रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और संकुल यौगिक कैसे होते हैं? FeCN6 की पावर -4, जैसे CuNH3 4 और प्लस के 2, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। ध्यान रखना बस संकुल यौगिक ये है, जैसे ये रहा ना ब्रैकेट वाले, कैसे यौगिक हमारे संकुल यौगिक। अगला संकुल यौगिक का तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें अच्छी तरीके से बताऊंगा कि इनका क्या का मतलब। बस इस तरह से समझ लो कि जो डी ब्लॉक के तत्व है किनका निर्माण करें? हमारे संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसका निर्माण करते हैं? संकुल यौगिकों का। और पूछे क्यों करते हैं? क्योंकि रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण। क्योंकि हमें पता है कि डी में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो डी अभी तो रिक्त ही तो है भाई, पूरा थोड़ी भर रहा। रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये किसका निर्माण करते हैं? संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगली हेडिंग डालो भैया, उत्प्रेरकीय गुण। हाँ, नंबर जोन से भी नंबर है 8, 7 जोन से भी डाल लो, 9 जोन से भी। उत्प्रेरकीय गुण। तुम उत्प्रेरक तो जानो क्या होगा? उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण लिखो। परिवर्तित संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता, परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्तित संयोजकता, परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या तथा रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण
उपस्थिति के कारण ये के कारण डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण दिखाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे FePD NI NI PT डैश 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 इत्यादि। लिख लो भैया। देखो अभी मैंने तुमसे अभी लगभग 15-20 दिन पहले मैंने तुमको उत्प्रेरक बताए थे क्या रहे वह, तो बस इतना ध्यान रखो कि डी ब्लॉक के तत्व क्या दिखाते हैं, उत्प्रेरक के गुण दिखाते हैं। ये मैंने क्या लिखा, FePD NI PT, ये सारे जो तत्व लिख रखे हैं ना मैंने, चाहे आयरन हो या PD हो या निकिल हो या प्लेटिनियम हो, ये सब है नहीं भैया हमारे डी ब्लॉक के तत्व है और ये उत्प्रेरक के गुण दिखाते हैं। उत्प्रेरक गुण का मतलब है जैसे सपोज करो A+B है और A+B से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं प्रोडक्ट ना लिखो तुम, यानी उत्पाद ना लिखो, क्या लिखो C+ क्या लिखूँ मैं, D मिल जाएगा। लेकिन क्या है अभिक्रिया का टाइम कितना है, 10 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, कितनी देर मान लो। लेकिन अगर मैं इनमें से भी FePD NI PT अगर मैं इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया करूँ, जैसे मैं इससे कोई एक भी ले लूँ, जैसे मैंने PD ले लिया, PD जैसे इसमें तो कुछ ना है, लेकिन मैं सेम टू सेम अभिक्रिया A+B लिया और मैंने क्या रखा इसके पे PD ला कर रख दिया, C+D कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगी अभिक्रिया। तो क्या दिखाते हैं, उत्प्रेरक के गुण दिखाते हैं। कैसे, मैंने तुम्हें उत्प्रेरक बताए थे पहले, उत्प्रेरक का क्या कार्य है। उत्प्रेरक का कुछ नहीं कार्य। अब देखो पहले A+B मिला तो C+D उत्पाद हमें मिल रहा था, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था, 10 मिनट लग रही थी, तो हमने इस पर उत्प्रेरक ला कर रख दिया। उत्प्रेरक का मतलब ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा दी। अब भैया जैसे उत्प्रेरक ला के करेंगे, उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा दे है। क्या कर रहा है, लिखा था ना, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे और अभिक्रिया क्या हो जाएगी जल्दी। कैसे बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग, पहले PD जाएगा A के पास, ठीक है, A को क्या है यानी A के पास जाएगा, फिर इसके हिस्सा होने के बाद में फिर 2 हिस्से जाएगा किसके पास में, B के पास में जाएगा। तो क्या कर देगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। भैया ये वही तरीका है कि जैसे 2 औरतें हैं, इस तरह मतलब जैसे 2 औरतें हैं, दोनों की लड़ाई होनी है 10 मिनट में, कितनी देर में, 10 मिनट में। लेकिन PD क्या करेगा, ऐसा करे ना, एक तीसरी औरत, यानी इसे मान लो तीसरी औरत, ये पहली औरत है, यानी ये कौन सी औरत है भैया हमारी, दूसरी, और ये कौन सी औरत है हमारी, ये हमारी है तीसरी औरत है। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये क्या करेगी, सबसे पहले A के पास जाएगी और A को जाकर कह देगी तेरी तो बहुत बुरी चुगली करी है वो। फिर यहाँ से A के पास से हो गया, फिर B के पास जाएगी, मैं अभी उसके पास सारी तो बहुत बुरी कह रही थी, यानी इससे जा कह देगी। तो अभिक्रिया जो 10 मिनट में होने वाली थी कितनी देर में हो जाएगी, 1 मिनट में। और फिर अपनी छत पे जाकर देखेगी दोनों की लड़ाई आराम से, खुद भी देखेगी और औरों को भी दिखवाएगी। तो क्या है ये जो ये PD रह है, जो ये डी ब्लॉक के तत्व जो मैंने लिख रखे हैं, चाहे अवर सारणी खोल लो तुम। अवर सारणी कहाँ बाबू हमारे पास, कोई अवर सारणी ले रहा, देखो मेरे पास शायद यार आवर सारणी तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चलेगी, चलो यहाँ थी आवर सारणी। तो भैया बस इतना समझो कि जो हमारे ये रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, वे उत्प्रेरक के गुण दिखाते हैं। अगर उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, जल्दी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सेम टू सेम अभिक्रिया 10 मिनट में होनी थी, लेकिन अगर मैंने A+B में एक उत्प्रेरक ला कर रख दिया, इन्होंने के PD रखो, कोई सा भी एक हिस्सा ला कर रख दो, फिर क्या होगा, हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अभिक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि ये जो उत्प्रेरक है क्या है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अगली हेडिंग डाल लो, अंतरकाशी यौगिकों का बनना। क्या कह रहे, हेडिंग ये है, जैसे ये डाल लें, जोन से भी हेडिंग होगी भैया। अंतरकाशी यौगिकों का, अंतरकाशी यौगिकों का बनना। लिखो भैया,
संक्रमण धातुओं के अंतरकाश में छोटे छोटे संक्रमण का धातु के अंतरकाश में छोटे छोटे परमाणु, लिखो छोटे परमाणु, जैसे छोटे, हाँ, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम आदि की उपस्थिति होने के कारण ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। लिख लिया भैया? लिख लो। देखो हमने नहीं, अब से पहले जब हम शायद पहला वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, उसमें मैंने तुम्हें अंतरकाशी यौगिक बताया था। अंतरकाशी यौगिक क्या रहे हैं? देखो संक्रमण धातु के अंतरकाश में छोटे छोटे परमाणु, जैसे देखो अगर हम संक्रमण धातु की वे बनावे, इधर की तरफ देखो, टेबल ना बना रहे, मैंने इस तरह से बनाए थे ना, बनाए थे। छठी सातवीं क्लास में पूरा में समझिए, मतलब क्या लोग जैसे बीच में वो बनेंगे, बने जाएंगे। तो देखो जो छोटे छोटे परमाणु जैसे कार्बन, तो इनमें यहाँ का बैठ जाएगा। फिर कार्बन का कोई एक तत्व होगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फिर जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ का बैठ जाएगा। ये हमारे कौन से तत्व? ये हमारे डी ब्लॉक के तत्वों की एक ऐसी उमन है। ओ भैया चुप हो जाओ। तो क्या बताया? संक्रमण धातुओं के अंतरकाश में छोटे छोटे परमाणु। ये संक्रमण धातु क्या है? अंतरकाश है। इसमें छोटे छोटे परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम आदि की उपस्थिति होने के कारण ये कैसे यौगिक बनाते हैं? अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। जैसे FeC जैसे Fe8N, ये क्या हुआ भैया? अंतरकाशी यौगिक होते हैं। उताले अगर बनाना चाहो तो इसे बना सकते हो तुम चित्र को। हाँ, मैंने पहले इन्हें बनाना सिखाया था एक दिन। ये मिस्र मिश्र धातुओं के निर्माण में। लिखो जल्दी करके भैया इसमें। ये दूसरी धातुओं से मिलकर, ये दूसरी धातुओं से मिलकर या आपस में, ये दूसरी धातु से मिलकर या आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती हैं। ये दूसरी धातुओं से मिलकर या आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। इनकी मिश्र धातु कठोर व उच्च गलनांक, इसमें लिख लो, उच्च गलनांक वाली होती है। इनकी मिश्र धातु कठोर व उच्च गलनांक वाली होती है।
जैसे पीतल, पीतल किससे मिला है? कॉपर प्लस जिंक से। जैसे कांसा, कांसा किस किस चीज़ से मिल गया? कॉपर और एसएन से। कॉपर प्लस बताऊँगा जिंक, कॉपर प्लस टिन, लिख लो। तो फिर समझो मैं कह रहा हूँ। लिया, देखो हमने डाला मिश्र धातुओं के निर्माण में। मिश्र धातु तुमने पहले भी पढ़ी होगी, मिश्र धातु क्या है? देखो मिश्र धातु की दूसरी डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक धातु जब मिलेंगे तो यानी आपस दो या दो से अधिक धातु आपस में अभिक्रिया करके मिश्र धातु का निर्माण करती है। लेकिन मिश्र धातु के निर्माण ये दूसरी धातुओं के साथ मिलकर, क्या तो ये क्या करेंगी? दूसरी धातुओं के साथ मिलेगी। कौन सी धातु मिलेंगी? डी ब्लॉक के तत्व। क्या तो डी ब्लॉक के तत्व दूसरे धातुओं के साथ मिलेंगे। ये क्या करेंगे? अगर दूसरे धातु भी ना मिलते तो क्या कराइए? आपस में मिलकर, जैसे हमारा कॉपर भी और जिंक किसका है? कॉपर और जिंक दोनों डी ब्लॉक के तत्व है ना है। कॉपर और जिंक मिलकर किसका निर्माण कर रहे? पीतल का निर्माण करते हैं। तो मैंने क्या लगा, ये दूसरी धातुओं से मिलकर, क्या तो दूसरी धातुओं से मिलेंगी। ये क्या करेंगी? ये अगर इन्हें दूसरी धातु ना मिली तो क्या मिलेंगी? ये आपस में भी मिल जाएंगी। और आपस में मिलने के बाद में किसका निर्माण करेंगी भैया? ये हमारा समांगी मिश्रण बनाती है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि अगर तुम पीतल का कोई बर्तन लो, समझ करो पीतल का कोई बर्तन लिया, वो पीतल का बर्तन लेकर तुमने उसका कूट कूट कर चूरा बना दिया, बिल्कुल उसका बरूदा बना दिया, है नहीं? तो चाहे तुम अगर जैसे तुमने बरूदा बनाया और बरूदा तुमने इसके अंदर रख लिया, सपोज करो तुमने बरूदा भर के इसके अंदर रख लिया, तुम अगर सबसे नीचे से भी 1 चम्मच पीतल लोगे, चाहे बीच में से 1 चम्मच पीतल यानी 1 चम्मच लो उसका बरूदा का, चाहे ऊपर से लो, तीनों जगह से क्या आएगा? उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? उसमें तुम्हें कॉपर भी मिलेगा और कॉपर के साथ में क्या? जिंक मिलेगा। तीनों जगह बिल्कुल समान मात्रा में होगा। समांगी का मतलब है कि जो हर जगह समान मात्रा में उपस्थित होता हो, यानी जितना टिन है यानी टिन की भी मात्रा मिलेगी और उसमें किसकी मात्रा मिलेगी? जिंक की, सॉरी कॉपर की मात्रा मिलेगी और किसकी मात्रा मिलेगी? हमें जिंक की मात्रा मिलेगी। इस तरह समझो जैसे हम बना हुआ शरबत बनाया हमने, अगर शरबत बना लिया तो हमने नमक उसमें चीनी डाली, नमक डाला और पानी और नींबू डाल लिया। तो चाहे अगर तुम ऊपर अगर पहला हम उसे अच्छे तरीके से डाइल्यूट करने के बाद में जब तुम उसमें से नीचे से लोगे तो उसमें शरबत का वही स्वाद आएगा। जब तुम ऊपर आओगे फिर भी वही स्वाद आएगा, जब सबसे ऊपर आओगे फिर भी क्या आएगा? फिर भी यानी वही स्वाद आता रहेगा। लेकिन अगर दूसरा विषमांगी की बात करें, विषमांगी का मतलब है तुम्हें 1 गिलास लिया, उसका में आपका तुमने क्या बनाया? उसमें तुमने रेत ले लिया। तो रेत लिया तुमने, रेत लेने के बाद में अगर तुम ऊपर से लोगे तो थोड़ा कम रेत आएगा, बीच में लोगे थोड़ा यानी थोड़ा ज़्यादा आएगा, और फिर जब नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा? सब यानी सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये किसका पता चलता है? ये विषमांगी। विषमांगी का मतलब है कि इसमें समान मात्रा नहीं होती। और समांगी का मतलब क्या रहेगा भैया? समांगी का मतलब है कि उसमें समान मात्रा में प्राप्त होती है। तो लिखा कि ये दूसरे धातुओं से मिलेंगे। क्या तो दूसरे धातुओं से अभिक्रिया करेंगे या आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? समांगी मिश्रण बनाते हैं। और भैया जिसे मिश्र धातु कहते हैं। अब जब समांगी मिश्रण बनाते हैं उसे क्या कहेंगे भैया? हम मिश्र धातु कहेंगे। और इनकी मिश्र धातु क्या होती है? कठोर होती है। कठोर के साथ में कठोर है और उच्च गलनांक वाली होती है। कठोर का मतलब है कि अगर हम इन्हें तोड़ेंगे इस तरह से नहीं टूट सकती, इन पे क्या काफ़ी हमें दबाव डालना पड़ेगा। और जब हमारी पता कि अगर हमारी कठोर है तो उच्च गलनांक वाली भी होगी। वह अगर कोई चीज़ ताकतवर है तो उसे गलाने में भी तो ज़्यादा उसकी भाप देनी पड़ेगी, नहीं ज़्यादा उसमें देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। जैसे इसका उदाहरण है पीतल। पीतल किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? कॉपर से और जिंक से। जैसे कांसा, कांसा किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? एसएन से मिलकर बनता है। आगे समझ में मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के निर्माण में। और भैया ये इसके जो 9-10 जो भी थे, मेरे पता नहीं कितने होगी, 11 हो गए। डी ब्लॉक के बारे में तुम्हें इनमें से पता होना चाहिए लगभग कम से कम। जैसे अंतरकाशी यौगिकों का बनना, उसके बाद में संकुल यौगिकों का बनना। और भैया और हमारे कौन कौन से थे? जैसे चुंबकीय गुण, रंगीन आयनों का बनना, ऑक्सीकरण अवस्था, आयनन विभव, परमाणुक व आयनिक आकार, ये हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो कुछ तो इसमें लगभग 5-6 तो ऐसे 7 तो कम से कम ऐसे जो तुम्हें अच्छी तरीके से आने चाहिए डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। अब भैया बताओ इनके डी ब्लॉक के तत्व हमारे खत्म हो गए हैं। अब बताओ डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कोई ऐसी हेडिंग जो समझ में ना आई हो तुम्हारे? एफ के पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे डी के क्या? पी के हमारे सिलेबस में, पी के पढ़ के क्या करेंगे हम? बस हमारे सिलेबस में 2 हैं, एक तो डी है और एक एफ ब्लॉक के तत्व है। हमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने, ना कि पी के पढ़ने, ना हमें एस के पढ़ने। अब बताओ भैया अगर डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कोई ऐसी हेडिंग है ना समझ में आई है बताओ, ना तो फिर मैं अगली हेडिंग एफ ब्लॉक के तत्वों पे चलते हैं। यूपीएससी नाम है भैया, जब तुम्हारे जब अभी सिलेबस में अभी वाले चैप्टर में ना, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ? जब तुम्हारे अगले कुछ यूपीएससी नाम है नहीं, अगले चैप्टर में संकुल यौगिकों का यूपीएससी नाम लिखने को आवे हैं, तो मैं तुम्हें अगले वाला चैप्टर जो होगा शुरू होगा ना, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा जब कहिए तुम।
चैप्टर बस एफ बिलोक के तत्व है, मुझे लग रहा है 2 दिन एफ बिलोक के तत्व में है, यानी इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा। फिर इसमें हमारा एक लाल दवा के नाम से आया है KMNO4 और K2CrO2 करके एक और है, पोटेशियम डाइक्रोमेट करके एक टॉपिक है। 2 टॉपिक तुम्हारे हैं वे पढ़ाने मुझे बस, और एफ बिलोक के तत्व है। 5वां चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। उसमें संकुल यौगिकों का निर्माण पढ़ना पड़ेगा और भैया लिगैंड पढ़ने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पढ़ने की है। मिटो तो भैया ये पक्की बात है। एफ बिलोक यानी डी बिलोक के तत्व की सारी हेडिंग समझ में 10,000 है जो भी हेडिंग लिखवाई थी। अब हेडिंग डालो एफ बिलोक के तत्व, बिलोक के तत्व हेडिंग डालो एफ बिलोक के तत्व, एफ बिलोक के तत्व। भैया इसमें लिखते रहो मेरे साथ साथ, लिखो मेरे साथ साथ, एक नंबर डाल के लिखते रहियो। हाँ, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। हाँ, लीले पेन से लिखते रहो भैया, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एक नंबर डाल के लिखते रहो कि इन तत्वों क्या बोले भैया, इन तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नंबर 2, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में, हाँ उपकोष में प्रवेश या उपकोष में आता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में आता है। इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण, भैया लिख लो, इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी में बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, लिख लो भैया पहले ने। दुर्लभ का मतलब है कि मिट्टी में पाए जाए लेकिन बहुत मुश्किल से मिला है। अब दो और लिख लो। नंबर 5, हाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया भैया इन्हें 14 तत्वों की दो श्रेणियों में रखा गया है। इन्हें 14 की 2 श्रेणियों में रखा है। नंबर 1
लैंथेनाइड और नंबर 2 एक्टेनाइड। लैंथेनाइड एक्टेनाइड लिख लो भैया, ओ चुपचाप हो गए ना, लिख लो लैंथेनाइड और नंबर 1 लैंथेनाइड, नंबर 2 एक्टेनाइड। हाँ, लैंथेनाइड को भैया Ln से और एक्टेनाइड को An से। क्या बाबू, ये लैंथेनाइड को Ln से, एक्टेनाइड को An से। लैंथेनाइड Ln, एक्टेनाइड An। यार समीर आज स्कूल जाना है, स्कूल वालों ने बुलाया यार आज। कॉलेज यार, उसमें 4 महीने की ड्यूटी लगा दी उन्होंने, पता नहीं कहाँ। हाँ, कॉलेज में पढ़ाने जाना किसी में, 4 महीने की ड्यूटी। 11 आज से ले गए, और ही बच्चे आज से लेकर 4 मार्च तक जाना, वो 11 मार्च तक जाना। रोज जाना तो रोज़ पड़ रहा है, लेकिन मैं मना कर कहूँगा गुरु जी मेरे पास की ना, मैं तो कहीं बाहर रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, 2-4 हज़ार रुपये जब मानेंगे वे। कौन जा रहा है बेवकूफ़, रोज़ की रोज़ नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। बच्चों तुम्हारा भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा बहुत ज़्यादा पढ़ाई का। हैं ना, तो जब भी अब तो स्कूल 10 बजे का है, लेकिन फिर पूरा दिन तो ख़राब हो जाएगा वहाँ 4 बजे तक, मुझसे 3-4 बजे। ये सेल ये 2 जगह भेजा है, एक तो डालू हेडा कॉलेज है जिसमें मैं गया था, आदर्श इंटर कॉलेज, उसमें मैं गया था, 1 आध दिन पढ़ाने गया था, है नहीं। अब पता नहीं और कहाँ बचेंगे, वे तो डालू हेडा को कह रहे अगर जाऊँगा तो डालू हेडा जाऊँगा कुछ दिन के लिए बस। लिख लिया भैया। क्या हो गया, लिख लिया सबने। देखो अब हमने भैया जो स्टार्ट करा, हमने पढ़े हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व मैंने तुम्हें आवर्सानी पहले ही समझा दी थी, आवर्सानी कैसे कैसे, एक बार समझ लो। इधर हमारे एस ब्लॉक के हैं, इधर हमारे पी ब्लॉक के हैं, ये हमारे डी ब्लॉक के हैं। नीचे 14 तत्वों की 2 श्रेणी बनाई गई, जो कहाँ रखे गए हैं, एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। पहले ही हेडिंग लिखा हमने, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। भैया 1 नंबर भविकल्प में पूछा जावे कि एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये कहा जाता है। नंबर 2, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। मैंने तुम्हें बताया था इस तरह से मैंने तुम्हें चित्र बनवाया था, देखो मैंने बताया ऐसी कक्षक रहे हुए हैं, सबसे S रहेगी, फिर N-1 कौन सी रहेगी, D रहेगी, और फिर ये कौन सी रहेगी N-2, तो कौन सी रहेगी बाबू हमारी, F आ जाएगी। मैंने तुम्हें ऐसा बनवा रखा ना, बनवा रखा, पहली S कक्षक होगा, फिर D होगा, फिर क्या होगा हमारा F होगा, फिर आगे जाएंगे फिर कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा। देखो हमने क्या लिखा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। जब भी इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेगा कहाँ जाएगा, N-2 यानी F वाले उपकोष में जाएगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि F वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नंबर इनकी बाहरी कक्षाएं 3, इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है, इनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। कोई पूछने लगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, जैसा पूछने लगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भैया, क्योंकि ये एफ ब्लॉक, बेवकूफ़ मैं डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में रखे गए, इसलिए इन्हें क्या कहा था हमने, संक्रमण तत्व कहा था डी ब्लॉक के तत्वों को। इन्हें अंतर संक्रमण तत्व क्यों कह रहे हैं ब्लॉक के तत्वों को भैया, क्योंकि इनकी बाहरी 3 कक्षाएं क्या होंगी, अपूर्ण होगी। अपूर्ण का मतलब पूरी कक्षाएं भरी हुई नहीं होगी। जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ जब बताऊंगा कैसे अपूर्ण होगी, ठीक है। नंबर 4, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। मैंने लिख दिया क्योंकि ये मिट्टी में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। देखो ये मिट्टी में मिला है, लेकिन मिट्टी में ऐसा नहीं मिलते कि रोज एक तत्व मिल गया, हम गए जंगल में अपना खोद के मिट्टी तो हमारे खेत में भी मिल गया, ऐसे नहीं मिलते, बहुत ही क्या नहीं मिला भी हमारे, बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। क्या लिखा, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं क्योंकि मिट्टी में क्या होते हैं भैया, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पाए जाते हैं। नंबर 5, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F, F में कितना आएंगे 14, N-1 D में कितना आएंगे 0 से 1 आएगा, और NS में कितना आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें हमारा F भी लगेगा, D भी लगेगा, और S भी इसमें आएगा। अगला इन्हें भी 14 तत्वों की 2 श्रेणियों में रखा गया है। मैंने बताया ना, देखो
एफ ब्लॉक के यानी एफ ब्लॉक के तत्व भी हमारे देखो यहाँ से ये रही एक श्रेणी हो रही, दूसरी श्रेणी हो रही, ये दोनों श्रेणी में 14 इसमें है, 14 इसमें, तो टोटल कितने तत्व हो जाएंगे हमारे 28 तत्व हो जाएंगे। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या श्रेणी में रखा गया, 2 श्रेणियों में रखा गया है। और जो पहली श्रेणी से क्या बोलेंगे लैंथेनाइड, क्या है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड को एल से लिखा जाए, एक्टेनाइड को किससे लिखा जाएगा AN से। बस मैं अब जहाँ भी लैंथेनाइड आएगा मैं लैंथेनाइड पूरा लिख के क्या लिखूँ मैं LN लिखूँगा, और एक्टेनाइड को लिख क्या लिखूँ मैं N। समझ में आ गया आज का जो पढ़ाया, ठीक है। आज की सेवा समाप्त पढ़ेंगे कल भैया।